नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीटर, जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शिनी, मेरे सहयोगी हैं सिमरनजीत। तो सिमरनजीत, क्या कहता है आज का हमारा पहला मीटर? जी प्रेमा, हमारा जो आज का पहला मीटर है वो कहता है कि जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने एक पहल, जो बड़ी पहल एक चालू की है, उसमें संसदीय मैत्री समूह बनाए जाएंगे जिसके अंदर लगभग सभी दलों के नेता होंगे, बड़े चेहरे मौजूद होंगे और ये जितने भी सिमरनजीत, संसदीय मैत्री समूह क्या होता है? प्रेमा देखिए, संसदीय मैत्री समूह जो है ये एक ऐसा मैत्री समूह है जिसमें भारत के जितने हमारे जो कुछ सांसद हैं वो इसके अंदर इसका हिस्सा होंगे और जो अन्य देश हैं उनके साथ मिलकर जो वहाँ की संसद है वहाँ पर अपनी बात रखें, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये संसदीय मैत्री समूह बनाया जा रहा है और इसमें लगभग 60 देशों के साथ ये जो पूरी प्रक्रिया है ये होगी। तो लगभग 60 देशों में हमारे जो प्रतिनिधि, एक तरीके से कह सकते हैं हमारे जो सांसद हैं, वो जाके वहाँ पे अच्छा समन्वय उन देशों के साथ बैठाने की कोशिश करेंगे। जी। किन नेताओं को मिली है जिम्मेदारी? देखिए प्रेमा, इसमें कई बड़े चेहरों को भी ज़िम्मेदारी मिली है। ऐसा नहीं है कि केवल जो सत्ता पक्ष है उसके ही सांसद इसमें शामिल हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, तो इसका रहता है कि आप अन्य देशों के साथ जिस तरीके से बातचीत करेंगे तो द्विपक्षीय जो बातचीत होगी उसको द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार एक तरीके से खुल सकता है और अन्य जो अच्छी चीज़ें वो हो सकती हैं और पूरे तरीके से जो आपकी लोकतांत्रिक या संवैधानिक चीज़ें हैं उनका आदान-प्रदान होगा, तो एक अच्छा वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा ऑर्डर आएगा और आराम से जो चीज़ें हैं वो फ़ंक्शन कर पाएँगी। और इसके लिए सभी लोगों का, जैसा हम लोकतांत्रिक देश हैं तो सभी का प्रतिनिधित्व ज़रूरी है। इसलिए कुछ विपक्ष के बड़े चेहरे भी हैं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, हमारे पास में अखिलेश यादव हैं, सुप्रिया सुले हैं, पी चिदम्बरम हैं, शशि थरूर हैं और अभिषेक बैनर्जी हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। इन जैसे बड़े नेताओं के भी कुछ विपक्ष से और अपनी-अपनी पार्टियों के ये बड़े चेहरे, इनके भी नाम हैं। उसके अलावा राम गोपाल यादव हैं, संजय सिंह का भी इसमें नाम है, डेरेक ओब्रायन है, अ, बैजयंत पांडा है, निशिकांत दुबे हैं और करुणानिधि हैं। तो ऐसे बड़े नेताओं का इसमें जो है वो नाम शामिल है और ये मिलकर प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, कुछ समूह इनके होंगे और एक बढ़िया जो है भारत का पक्ष ये रखने के लिए पूरी कोशिश इसमें रहेगी। कौन कौन से देश शामिल हैं इस समूह में? देखिए प्रेमा, इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि लगभग 60 देशों के साथ ये कोशिश की जा रही है और इसमें जो बड़े देश हैं जिनके साथ प्रमुख भूमिका रहेगी, जैसे हमारा हो गया अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी और जापान, इज़राइल, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, यूरोपीय संसद, जो ऐसे तमाम कुछ देश और पूरा यूरोपीय जो संसद है वो भी इसमें है। तो कई बड़े नाम इसके अंदर है और सभी के साथ अगर भारत के अच्छे संबंध रहते हैं तो राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और पूरे तरीके से व्यापारिक तौर पर एक बेहतरी भारत के लिए बिल्कुल ये बेहतरी है और भारत को आगे आने वाले नियर फ्यूचर में एक अच्छे तरीके से और ग्रो करने में बिल्कुल सहायता इसमें मिलेगी। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे भारत जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो अगर अच्छे होते हैं तो व्यापार उससे बढ़ेगा और संवाद जो है वो मजबूत होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, संवाद है, वो बढ़ सकता है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, अगर मैं उदाहरण दूँ एक, तो आप बताना चाहते हैं कि इस पहल से क्या-क्या बदलेगा? हाँ जी, बिल्कुल इस पहल से काफ़ी कुछ बदलेगा और एक चीज़ मैं आपको और जो बताऊँ कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पहलगाम अटैक के बाद में, तो वो पूरे ऑपरेशन के उस दौरान भी हमारे भारत के प्रतिनिधि थे, हमारे कुछ सांसद थे जो गए थे अलग-अलग देशों में, उन्होंने जाके बात रखी थी। तो उसी तरीके से भारत को समन्वय एक तरीके से बैठेगा और बढ़िया रहेगा। और जैसा आपने बताया कि इस पहल से क्या-क्या बदलेगा, जो आपने पूछा उसमें वैश्विक जो मुद्दे हैं, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर चल रहे हैं या ग्लोबल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रही है, उसमें अच्छे तरीके से, एक तरीके से मैं कहूँ तो ट्रांसपेरेंसी या बातचीत रहेगी तो और सारी चीज़ें स्पष्ट सामने आ जाएँगी, जो भी होगा साफ आएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, बड़े मंच हैं, क्योंकि अगर भारत की सभी के साथ अच्छे तरीके से साझेदारी चलेगी तो बड़े मंच हैं उनके ऊपर भारत अपनी बात रख पाएगा और मजबूत तरीके से रख पाएगा। क्योंकि अगर भारत के पास समर्थन है दूसरे बड़े देशों का, तो बिल्कुल भारत अब किसी तरीके से दबेगा नहीं, एक तरीके से अगर हम कहें तो। इसके अलावा जो आर्थिक साझेदारी है वो अच्छी रहेगी, रणनीतिक तौर पर भी इसका हमें पूरा लाभ मिलने वाला है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी इसके अंदर हैं। जी। तो सिमरनजीत, आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर? प्रेमा देखिए, जो सेकंड मीटर है उसमें जो भारत ने एक जो न्यू एक एंटी टेरर पॉलिसी है वो लागू की है। जैसे हम कहें तो आतंक रोधी एक नीति को लेके आया है भारत, और जिसका नाम प्रहार रखा गया है।
और जैसा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने मुहिम छेड़ी हुई है और लगातार कश्मीर के कुछ इलाकों में आतंकवादियों का सफाया भी हो रहा है। और हमने कल ही खबर में बताया था कि अभी एक दिल्ली के अंदर किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जाए, हाई अलर्ट था और उसमें भी 8 लोगों को पकड़ा गया था। तो पूरे तरीके से भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहा है और इसी में ये नया ऑपरेशन प्रहार जो एक ये पूरी नीति है, ये भारत ने लागू किया है। इसके अंदर आतंकवाद जो है उससे रोकथाम करने की, अगर इसके अर्थ के ऊपर जाएँ तो प्रिवेंशन है और रिस्पॉन्स है, हीलिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और जो भी टेररिज्म के अगेंस्ट अगर कहें तो ये सारी चीज़ें भारत इसके ऊपर पूरे तरीके से काम करेगा। और एक नई चीज़ जो इसके अंदर ऐड हुई है वो ये है कि अब अगर आप देखें तो जो साइबर क्राइम होते हैं या फिर आतंकवाद से जो भी साइबर चीज़ें वो सब जुड़ी हुई हैं, उसमें भी भारत ने उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर कुछ भी वैसी चीज़ें होती हैं या डिजिटली आपके साथ कुछ भी होता है या फिर डिजिटली जो भी आतंक की गतिविधियाँ हो रही हैं या फिर क्रिप्टो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या फिर फंडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सब है, उसके ऊपर पहले ऐसा था कुछ अलग अलग कानून, वो सारी चीज़ें, तो थोड़ा लंबा सा कुछ प्रक्रिया हो जाती थी। लेकिन अब इससे क्या है ना, सारी जितनी एजेंसियाँ उनके बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा, बातचीत अच्छी हो पाएगी और जल्द से अच्छा और बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा सकता है इससे। सिमरनजीत, इस नीति के मुख्य तथ्य क्या रहेंगे? देखिए, इसके जो प्रमुख तथ्य हैं, जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो जैसे हमलों की जो रोकथाम है वो इससे बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इससे एक्शन मोड में पूरे तरीके से जो ग्रुप है वो काम करेगा और जल्द से जल्द जो भी सारे एक्शन लेने होंगे वो तुरंत ले लिए जाएंगे। तो कम्युनिकेशन त्वरित एक्शन लिए जाएंगे और कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ में ईजी होता है तो जल्दी आपके पास में जो ऊपर से ऑर्डर्स हैं कुछ भी आता है, आप उस हिसाब से आगे क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, आप उस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि क्षमताओं में वृद्धि हो जाएगी, जैसा बिल्कुल आपने बताया। और ये जो है जो भारतीय न्याय संहिता है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या 2023 के जो भी सब कानून ये बने हैं उसमें भी इसके अंदर हाँ बिल्कुल, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ गई हैं। और कट्टरपंथ जो है उसके ऊपर प्रहार पूरे तरीके से रहेगा, क्योंकि कुछ NGOs हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। सामुदायिक प्रतिनिधित्व इसमें रहेगा कि पूरे तरीके से बातचीत करके एक और सभी के साथ में लेकर ये इसके ऊपर आतंकवाद के खिलाफ सभी एकजुट होकर इसके ऊपर प्रहार करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रहेगा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके अंदर रहेगा। और इसके अलावा जो सामाजिक उपचार, जिस तरीके से हीलिंग अप्रोच की हमने इसमें बात की थी, तो अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता जो भी है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और नागरिक साझेदारी, नागरिक भागीदारी, जिस तरीके से मैंने अभी बात की, वो बढ़ेगी। तो एक पूरे तरीके से इसमें आगे जो भारत है वो बढ़िया तरीके से बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ इसमें जा सकता है। जी, तो क्या डिजिटल खतरे भी अब आतंकवाद की कैटेगरी में माने जाएंगे? जी प्रेमा, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अब इसमें जो डिजिटल जो भी फ्रॉड या कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं उनको माना जाएगा। जैसा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे साइबर हमले होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। आपराधिक कुछ हैकिंग हो जाती हैं, डार्क वेब के ज़रिए जो भी फंडिंग जुटाई जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि उन गतिविधियों के लिए उसके ऊपर पूरे तरीके से नज़र रखी जाएगी। क्रिप्टो वॉलेट या फिर उससे रिलेटेड जो भी आतंकवादी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो बिल्कुल उसके ऊपर एक तरीके से नकेल कसने का काम किया जाएगा इसके अंदर। जी प्रेमा। सिमरनजीत, क्यों है ये इम्पोर्टेंट नीति? देखिए प्रेमा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार आतंकवादी घटनाएं हैं, ये सारी स्थितियां जो बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं सीमा पार से ये लगातार कोशिशें हो रही हैं और उसको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बड़े कदम उठाए जाएं। और जो एजेंसियां हैं वो मिलकर और सभी काम कर रही हैं और इस तरीके की अगर मुहिम कुछ चलाई जाती है तो इससे जो है अच्छा समन्वय, जैसा मैंने बात की, वो बनेगा और आराम से जो कम्युनिकेशन वो इजी रहेगी। तो उनके खिलाफ में जो भी है उन पर नकेल कसने का काम बिल्कुल किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी नेटवर्क हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी, क्योंकि फंडिंग बिल्कुल डिजिटल कट्टरपंथ खत्म किया जाएगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कुछ भी होता है, आजकल डिजिटल ज़माना है। तो आज जैसा भी मैंने बताया था कि जो पकड़े गए थे, कल परसों भी जो पकड़े गए हैं कुछ आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, उनके पास भी 8 मोबाइल फ़ोन, 16 सिम कार्ड, ये सारी चीज़ें डिजिटल डिवाइसेज ये बरामद हुए हैं। तो एक तरीके से डिजिटली अगर उनकी रीढ़ तोड़ दी जाए, डिजिटल अरेस्ट, ये वो तमाम चीज़ें आती हैं सिमरनजीत।
बिल्कुल प्रेमा, और यही अगर आप डिजिटली जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर अगर आप नकेल नहीं कसेंगे तो आगे दिक्कत आएगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रहार बहुत ज़रूरी हाँ है। जी, बिल्कुल प्रेमा, जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए सिमरनजीत क्या कहता है हमारा तीसरा मीटर? प्रेमा देखिए, तीसरा जो मीटर है वो है एक और कल भारत में हवाई हादसा, विमान हादसा हो गया है, और ये लगातार घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। हमने पीछे कई खबरें की हैं, आपने देखा होगा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद में अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उसके अलावा 1-2 घटनाएँ ऐसी और आ गई हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं, और लगातार ये आए दिन जो ये खबरें आ रही खबरें हैं। आ रही हैं, और जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कल ऐसी एक स्थिति और हो गई, और इसके अंदर ये एक एयर एम्बुलेंस थी जो रांची से दिल्ली की तरफ आ रही थी झारखंड से, और इसने जो है इसका संपर्क टूट गया, और संपर्क टूटने के बाद में मालूम हुआ कि कुछ समय बाद उड़ान इसने 7:10 के आसपास भरी थी, और एक हवाई एम्बुलेंस ये जो थी, एयर एम्बुलेंस थी, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जितने लोग उसमें सवार थे, 2 पायलट थे, उसके अलावा एक मरीज़ था, और डॉक्टर जो थे, परिजन थे, और सपोर्टिंग स्टाफ जो था, लगभग जितने 7 लोग थे उनकी इसमें जान चली गई है। और ये हुआ क्यों, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो भी है डीजीसीए पूरे तरीके से इसका दुर्घटना की जाँच की जाएगी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी जो है उसके साथ में इसका संपर्क टूट गया। लगभग 7:10 में इसने उड़ान भरी, और बाद में कुछ समय के बाद ही ये पास में ही जो जंगल थे 20 से 25 मिनट के बाद में, वहाँ पर जैसे इसका संपर्क टूटा उसके बाद में इसका मलबा मिला। जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में पता चला कि हाँ, और उसमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाया। तो अपने आप में हादसा हो चुका था, और ये बड़ा सवाल उठाता है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हों, और एयर एम्बुलेंस में ये घटना हुई है जब एक मरीज को बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति है, और वो रांची से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं मरीज को लेकर बेहतर सुविधा के लिए, और उस दौरान में ये हादसा हो जाता है। और जब जो स्थानीय लोग थे कुछ, उन्होंने भी कोशिश की बचाव कार्य की, लेकिन वो नहीं सफल हो पाए, और परिजन जो कुछ थे उसमें, जो विमान हादसा हुआ उसमें जो मरीज़ थे उनके कुछ परिजन थे, उन्होंने भी कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि हमारी कोशिश यही थी कि इमरजेंसी सिचुएशन थी तो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अगर जल्दी से उपचार मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था तो ये दुर्घटना हो गई। लेकिन ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा सवाल है, और जो भी काफ़ी अथॉरिटीज़ प्रश्न उठते हैं कि प्रश्न आए उठते दिन हैं, ऐसी बिल्कुल। चीज़ें हो रही हैं बार-बार। बिल्कुल ऐसी ये हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इसके ऊपर अब देखिए बड़ी बात ये है कि प्रेमा 1 महीने के अंदर आपने कितनी घटनाएं सुन ली होंगी। सही बात। अभी हमने 1 महीना लगभग हुआ ही है कि हमने अजित पवार जी की बात की है। अभी पिछले उनकी साल जाँच चली रही अभी है, वो जांच अभी चली रही है। वहाँ से विपक्ष ने कितना सवाल उठाया है। वो जांच चली रही है। उससे पहले अभी कुछ दिनों के पहले खबर आई है कि एक वो ट्रेनी पायलट थे, वो एक विमान क्रैश हो गया था, और पिछले साल ही इतना बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में। उसके अलावा अभी 2-3 हफ्ते पहले की ही बात है कि एक वो लैंडिंग के समय में दिक्कत आ गई, वो सही से नहीं हो पाई। तो आज सिस्टम पे बहुत बड़े सवाल खड़े बहुत करते हैं बड़ा सिमरन सवाल जी। है प्रेमा, क्योंकि बड़ी बात ये है जब आप पैसा भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्यों, आप अगर इतना हाई चार्ज करती हैं जो एयरलाइंस हैं, तो उसके हिसाब से आप सुविधा छोड़ दीजिए प्रेमा, सुविधा भी आपको मिलेगी लेकिन आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में कि जब आपके जीवन की सुरक्षा नहीं है, आप इतना किस चीज़ का चार्ज करें जब आप बिल्कुल सुरक्षा ही नहीं दे सकते। तो ये जी बिल्कुल, बिल्कुल काफ़ी बड़ा ये सवाल खड़ा होता है। जी। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है सिमरनजीत हमारा चौथा मीटर? चौथा मीटर प्रेमा देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है पूरे तरीके से, और अंतर्राष्ट्रीय खबर में ईरान और जो अमेरिका उनके बीच में लगातार टकराव चल रहा है, और 26 फरवरी बस आने ही वाला है 2 दिनों में। तो जब तक की समय सीमा जो भी थी वो ईरान और अमेरिका के बीच में, अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि दोनों देशों के बीच में कुछ बातचीत हो गई या कूटनीतिक तरीके से किस तरीके का हल निकल गया है। तो इसी के बीच में अब हुआ ये है कि अमेरिका की तरफ से भी जो युद्धपोत हैं उनके वो आ गए हैं, उसके ऊपर जो लड़ाकू विमान हैं वो भी मौजूद हैं, एकदम ईरान के पास में आ चुके हैं, और अमेरिका ने अपने सैनिकों को भी पूरे तरीके से तैयार रखा है और कुछ एक्शन लेने की बात कही है। हमने लास्ट मीटर में कहा था कि आने वाला ये जो 10 दिन है ये बहुत क्रूशियल होने वाला है हाँ, दोनों बिल्कुल, देशों के लिए। दोनों देशों के लिए काफ़ी क्रूशियल है, और इसी में अब ईरान ने भी, जैसा हमने उस समय भी कहा था कि ईरान किसी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ईरान भी कह रहा है कि हम भी मुस्तैद हैं, और अभी ईरान की तरफ से बयान भी आया है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं। और ईरान ने भी अगर देखें तो अपनी आर्मी को पूरे तरीके से तैयार कर दिया, ईरान की आर्मी भी मुस्तैद है, उनको भी ऑर्डर्स मिल चुके हैं एक्शन के लिए। तो ये बात है कि हाँ कहीं तक, और ईरान ये भी कह रहा है कि जो अमेरिका ने कहा था कि हम एक सीमित कार्रवाई करेंगे, कहीं ना कहीं अगर कुछ वो सीमित कार्रवाई होती है तो ईरान उसको
देखिए सीमित कार्रवाई नहीं मानेगा। ईरान उसको सीमित कार्रवाई के अलावा युद्ध का आमंत्रण ही मांगेगा और ईरान ने कहा है कि हर चीज़ का पूरे तरीके से जो मुंह तोड़ जवाब है वो दिया जाएगा। आने वाली 26 ही बताएगी कि संघर्ष जारी रहता है या फिर कुछ समाधान मिलता है। जी बिल्कुल, आने वाली 26 तारीख ही बताएगी और इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो जो अमेरिका है और ईरान है दोनों ही पूरे तरीके से सक्षम है, क्योंकि ईरान में भी आप ऐसा मत समझिए कि ईरान काफ़ी, अगर ईरान अ, हमला करेगा तो इमरान भी जो ईरान है वो कुछ हद तक घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, ईरान भी घातक होगा और कहीं न कहीं एक बड़े युद्ध की आशंका, अगर वो सीमित कार्रवाई की बात जिस तरीके से ईरान कह रहा है कि वो इसको युद्ध ही समझेगा, तो अगर वो सीमित हमला हुआ और ईरान ने कुछ उस पर पलटवार किया तो ये कहीं न कहीं बड़े युद्ध में इसके बदलने के पूरे चांसेस हैं सिमरनजीत। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 5वां मीटर सिमरनजीत? क्या 26 फरवरी को कूटनीति की कोई आखिरी उम्मीद है सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, 26 फरवरी को कूटनीति की कोई ऐसी उम्मीद शायद अभी 2 दिन बचे हैं, कुछ हो सकता है या फिर हो सकता है ये तारीख अभी 26 को ना हो, क्योंकि दोनों ही देश ये समझते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों के लिए समस्या ही आगे उत्पन्न होगी, क्योंकि ट्रम्प हमेशा आप कोई समाधान नहीं होता है। युद्ध कभी भी होता है तो वो जो भी देश युद्ध में है वो काफ़ी पीछे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत भी आती है। अब चाहे ईरान जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख लीजिए, वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है, रशिया के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर अभी पर्दे के पीछे क्या बात हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, अगर ये बातचीत कहीं सफल नहीं हो पाती है या फिर वो जो भी परमाणु डील वाली वो सारी चीज़ें हैं वो निकल कर सही तरीके से नहीं आती, तो समस्या उत्पन्न हो सकती है बिल्कुल आने वाले समय में। उसके अलावा और आने वाले जो कुछ 22-24 घंटे, जो 24-48 घंटे हैं आने वाले, वो बिल्कुल एकदम क्रूशियल मोमेंट्स हैं, तो उनमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा है, अगर दोनों देश कूटनीतिक तौर पर इसका कुछ भी हल निकालते हैं तो वो दोनों ही देशों के लिए बेहतरी के पक्ष में रहेगा और पूरे विश्व के लिए भी बेहतरी रहेगी। सिमरनजीत, भारत सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की है? जी प्रेमा, बिल्कुल, भारत सरकार ने भी कल एडवाइजरी जारी कर दिया। उससे पहले जो नागरिक थे ईरान में मौजूद, उनसे यही बातचीत थी कि सुरक्षित रहें और दूतावास के संपर्क में रहे। अभी फ़िलहाल भारत ने एडवाइजरी कल ही जारी कर दिया कि जितने भी ईरान के अंदर भारतीय नागरिक हैं वो किसी भी जो साधन मिले तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। मतलब स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं, स्थिति गंभीर मानी जा सकती है। बिल्कुल, इस कहीं भी स्थिति सही नहीं है, गंभीर बिल्कुल स्थिति को माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने कह दिया कि आपको जो भी साधन मिलता है आप उससे ईरान छोड़ सकते हैं और सभी को अपने जो भी दस्तावेज़ हैं ज़रूरी वो पास में रखने की सलाह दी गई है। लगातार दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है दूतावास से, और कुछ इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। क्या नंबर जारी किए गए हैं सिमरनजीत? जारी भी प्रेमा इसमें हेल्पलाइन नंबर किए गए हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं आपको तो नंबर है +989128109115 और एक और है +989128109109। ये नंबर है। उसके अलावा ईमेल आईडी है cons.tehran@mea.gov.in। इस तरीके से ईमेल आईडीज़, मोबाइल नंबर सभी कुछ जारी किए गए हैं। तो भारत जो है पूरे तरीके से अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और कहीं ना कहीं अभी जो आने वाले दिन है वो काफ़ी क्रूशियल हैं। इसी वजह से भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। यानी आने वाले 26 फरवरी को वार्ता होती है या फिर संघर्ष जारी रहता है? जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात रहेगी और उम्मीद यही है कि वैश्विक स्थिरता के लिए अभी यही अच्छा है कि दोनों देशों में शांतिपूर्वक जो ये विवाद चल रहा है ये सुलझ जाएं और समझौते हो जाएं। जी आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा 5वां मीटर सिमरनजीत? देखिए प्रेम, हमारा जो 5वां मीटर है वो भी इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंटरनेशनल न्यूज़ में मैक्सिको में एक बड़े ड्रग डीलर है और एक वहाँ पर माफिया है, कहें तो सरगना जो था उनका, उस ग्रुप का, उसकी मौत हो गई और उसके खिलाफ जो भी एक्शंस थे, जो सारी चीज़ें थी, उसके बाद में उसकी मौत हुई है। और उसके बाद जो मैक्सिको के लगभग 13 शहरों में और बड़ी हिंसा जो है वो फैल गई और इसमें 32 लोगों की मौत भी हो गई और लगभग इसमें 25 जो है वो सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं। तो इसमें एक ये बड़ी खबर है क्योंकि वहाँ पर लगभग गृह युद्ध जैसी स्थिति है और जो आपस में गैंग वॉर है वो शुरू हो गया है। आपस में गैंग्स जो हैं वो भी भिड़ रहे हैं। सेना के लिए बड़ी दिक्कतें इसके अंदर चलती हुई आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो वहाँ पे ड्रग माफिया जो है उसके जो भी समर्थक थे
उन्होंने जो माफिया था उसका मैं नाम बताऊँ तो एल मेंचो जो था, एल मेंचो की इसमें मौत हुई कार्रवाई में जो थी। और उसके बाद में उसके जो साथी हैं, समर्थक हैं, उन्होंने बड़े तौर पर हमले चालू कर दिए और कई जगहों पर घात लगाकर हमले किए। जिसके बाद में वहाँ पर काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण हो गई और करीब 20 बैंकों की भी शाखाएँ हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया है। रोड पर वहाँ पर आगजनी की जा रही है, दंगे भड़क चुके हैं और कई गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं जिनको आग लगा दी गई है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या वहाँ पर निकल कर आ रही है। जी। जी, और इस तरीके की चीज़ें होने के वजह से ये भी पता चल रहा है कि ड्रग माफिया कितने ताकतवर हैं सिमरनजीत। जी प्रेमा, बिल्कुल देखिए जो ड्रग माफिया है वो काफ़ी ताकतवर है। और जो हम अभी हम बात करें एल मेंचो की, तो एल मेंचो वहाँ के काफ़ी बड़े तस्कर या ड्रग माफिया वो माने जाते थे। और वो इतने खूंखार हैं कि उन्होंने कई बार एक तरीके से जो उनकी गैंग के लोग थे उन सबको सेना की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। और वो बड़े हमले करने में, सेना हेलीकॉप्टर तक गिराने में जो वहाँ का है उसमें कामयाब होने तक की उनके पास में क्षमता है। तो काफ़ी बड़ी अ, लेवल पर अगर कहें तो काफ़ी बड़े स्तर पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और पूरे तरीके से उनका नेटवर्क अमेरिका और जो मेक्सिको है और अमेरिका समेत आसपास के जो राज्य हैं उसके अंदर फैला हुआ है। और इससे काफ़ी बड़ी चिंता ये भी उत्पन्न होती है कि वहाँ पर अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है, वहाँ जिस शहर में होने वाला है, वहाँ तक ये हिंसा पहुँचने की पूरी संभावना और कुछ हिस्सों तक पहुँच गई है। तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज सभी बंद कर दिए गए हैं और सरकार जो है पूरे तरीके से एक्शन ले रही है। देखना होगा कि सरकार इसे काबू कर पाती है या अस्थिरता बनी रहेगी सिमरनजीत। जी बिल्कुल प्रेमा, वहाँ पर देखने की बात यही है कि क्या सरकार इसको काबू कर पाएगी या हिंसा इसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन हाँ, सरकार अपनी तरफ से बड़े कदम, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार भी जानती है अगर ये इसी तरीके की स्थिति बढ़ती है तो कहीं न कहीं मेक्सिको के लिए दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। और अमेरिका की भी इसके ऊपर नज़र रही, क्योंकि जो है अमेरिका बॉर्डर स्टेट है और आस-पास में वहाँ पर सब जो कुछ भी हालात बनेंगे। हालात बनेंगे तो वो अमेरिका के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, आर्थिक व्यवस्था है, तो कहीं न कहीं वो अगर देश के अंदर ही अस्थिरता उत्पन्न होती है तो वो कहीं न कहीं बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। जी। जी, तो आप देख रहे थे न्यूज़ मीटर। मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी थे सिमरनजीत। कल होगी फिर मुलाकात न्यूज़ मीटर में। देखते रहिए राष्ट्रवाणी।